2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही नेताओं ने चुनावी मौसम की तुरुप चालें चलना शुरू कर दिया है। शेर और मात के खेल के बीच 2024 की चुनावी आहट मुद्दों के रूप में सामने आने लगी है। कुछ दिनों पहले पटना में हुई विपक्षी महागठबंधन की बैठक के बाद साझा उम्मीदवार खड़ा करने की बात पर सहमति का दावा करते ही देश की सियासत में मानो भूचाल आ गया हो। ऐसा लगने लगा कि मुद्दा सिर्फ विकास नहीं, सिर्फ मोदी बचे हैं। जैसे भी हो, सिर्फ मोदी से सत्ता लेने की तैयारी की जा रही हो। ऐसे में सत्ता भी कहां चुप बैठने वाली थी। हथौड़ा ऐसा मारा कि पूरा वोट बैंक एक ही बार में दो भागों में बांट दिया गया। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। एक दिन पहले वो जवाब सत्ता पक्ष ने विपक्ष को सौंपा, उसका नाम था समान नागरिक संहिता। और जवाब भी ऐसा कि कोई सोच भी ना पाए। बिखरे हुए वोट बैंक को इकट्ठा करने की विपक्ष की कवायद को पीएम मोदी ने एक झटके में दो भागों में बांट दिया और उसे नाम दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। सरल भाषा में कहे तो यूसीसी यानी कि सबके लिए एक समान कानून। लेकिन आखिर ये है क्या, वो आज बताने जा रहे हैं। संघ यानी कि आरएसएस, ये एजेंडा आरएसएस का शुरू से ही रहा है कि एक देश में दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे। इस नारे में कश्मीर और देश दोनों की तरफ इशारा रहा है। बीजेपी का मानना है कि समान कानून के पीछे जो भी हो, लेकिन इसके पीछे आम आदमी की सोच शामिल है कि अब हमारे गांव कस्बे में कोई भी ऊंचा या कोई नीचा बाजार नहीं होगा। चाय की दुकानों पर वो दो गिलासों वाला सिस्टम भी नहीं रहेगा। उन सड़कों पर भी जो मंदिर के रथ के गुजरने से शुद्ध हुई हैं, चप्पल पहनकर बेधड़क चल सकेंगे। एक ही कुएं से सब मिलकर पानी भरेंगे। अपने गांव में मानव जाति को छोड़कर कोई दूसरी जात नहीं होगी। सब एक दूसरे से व्यवहारिक तौर पर मिला करेंगे। सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। कुल मिलाकर के सही भाषा में समान नागरिक संहिता यही है। दरअसल समान नागरिक संहिता पहले जनसंघ और अब बीजेपी का मुख्य 3 एजेंडे रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना है। पहले 2 एजेंडा पर काम खत्म होने के बाद अब 2024 से पहले बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दे रही है। जाहिर सी बात है, बवाल तो मचना ही था। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किए जाना है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना शामिल है। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें सभी धर्मों, संप्रदायों जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध आदि को मानने वालों को अपने अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। खैर, हम आम लोगों की दरकार तो बस इतनी ही है, नेता चाहे जो कहें, चाहे जो करें, उनका निशाना चाहे जो भी हो, काम देश हित में ही हो। अब आते हैं विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार पर। तो आपको लिए चलते साल 1977 में 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ यह प्रयोग पहले भी किया जा चुका है, जब विपक्ष में जनता पार्टी थी। इस पार्टी में एक तरह से सारे दल समाये हुए थे। कांग्रेस, जिसका संयुक्त रूप से विरोध हो रहा था, उसका एक धड़ा मोरारजी देसाई भी थे, लेकिन तब बात और थी। विपक्ष की तरफ से जनता ही चुनाव लड़ रही थी, वही चंदा इकट्ठा करती थी। जनता ही कभी चंद्रशेखर, कभी अटल जी, तो कभी मोरारजी के हाथ में नोटों और सिक्कों से भरी थैलियां थमा रही थी। नेता चलते गए थे और कारवां बढ़ता गया था। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा और ना ही अब विपक्ष के पक्ष में ऐसा माहौल आम आवाम में दिखने लगा है। फिर भी विपक्ष साझा उम्मीदवार खड़ा करने में कामयाब हो जाता है तो उसे सत्ता पक्ष के खिलाफ भी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि सारी गणित
वोट बैंक को लेकर है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये होगा कैसे। ये हम पिछले चुनाव के आंकड़ों से आसानी से समझ सकते हैं। चुनाव आयोग और एडीआर के आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन 542 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से केवल 341 सीटें ऐसी थी जिन पर विजयी प्रत्याशी को कुल पड़े वोटों में से 50% से अधिक वोट मिले थे। बाकी 201 सीटें ऐसी थी जो 50% से कम अंतर पर जीती गई। साझा उम्मीदवार को इन 201 सीटों पर फायदा हो सकता है। इनमें से भाजपा ने जो 303 सीटें जीती थी, उनमें लगभग 80 सीटों पर विजयी प्रत्याशियों को 50% से कम वोट मिले थे। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि अगर विजयी प्रत्याशी के सामने खड़े तमाम प्रत्याशियों के वोट इकट्ठा हो जाएं, तो जीत को हार में बदलते देर नहीं लगती है। और विपक्षी दल इन दिनों इसी जुगत में लगे हैं कि कैसे बीजेपी के सामने सामूहिक रूप से मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए। हालांकि यह अभी नहीं कहा जा सकता कि साझा उम्मीदवार विपक्षी पकड़ में आएगा या उसके पहले ही वो बिखर जाएगा। लेकिन ये मुहिम अगर कारगर सिद्ध होती है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत जरूर खड़ी होगी। खैर, ये साझा उम्मीदवार और ये समान नागरिक संहिता अब तेजी से हमारे शहर, कस्बे और गांव और घर में घुसने वाले हैं, तो हमें चौकन्ना रहना है दिन रात, सुबह शाम, क्योंकि कोई हमारे भोलेपन का फायदा ना उठा ले, क्योंकि उनकी इच्छाएं राजनेताओं के दांतों को पैने कर रही है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि सारी जुगत सिर्फ राजनीति के लिए है। संभल कर रहिएगा, क्योंकि राजनीति के पैतरे आपके घर तक वार करेंगे। राजनीति के टॉप फ्लोर में भी के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी उन तमाम एजेंडों को लेकर के, उन तमाम राजनीतिक समीकरणों को लेकर के जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हमारे लिए भी। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।